नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में इन दिनों चल रहा है लोकतंत्र का एक महापर्व यानी कि जिसे हम लोकसभा चुनाव के तौर पर जानते हैं, क्योंकि 2024 में ये चुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव को आम भाषा में लोकसभा चुनाव 2024 के नाम से जाने जा रहा है। ये त्योहार ऐसा है कि इस पर देश और दुनिया सबकी नजर है, हो भी क्यों ना। 140 करोड़ की जनता इन चुनाव के तहत चुनने जा रही है, किसी गली कूचे किसी राज्य की नहीं, बल्कि अपनी नई सरकार। वो सरकार जो बनेगी केंद्र में, और जिसके नुमाइंदे जो हम चुन के विभिन्न सीटों से भेजे जाएंगे, वो न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में इस 140 करोड़ की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाएंगे। अगर हम बात करें तो पूरे भारत में अगर 25 साल तक की उम्र लें तो 50% से अधिक युवा मतदाता हैं, और अगर इसी स्पैन को हम 35 साल रखते हैं तो ये प्रतिशत 65 के आसपास हो जाता है। तो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि युवा मतदाता इस चुनाव के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम चलते हैं युवा मतदाताओं के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में आखिर क्या है मुद्दे, आखिर ऐसे कौन से विषय हैं जिनको लेकर वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने जा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में है, क्या सोच रहे हैं। आखिर चल के बात करते हैं युवा मतदाताओं से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सारे हमारे साथ खड़े हैं युवा। ये सारे युवा, जिसमें ना लिंग की बात कर रहे हैं ना किसी चीज की, महिला पुरुष छोड़ के ये सारे युवा हैं। ये वो युवा हैं जिनकी अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ उम्मीद होंगी, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में ये कुछ देखना चाहेंगे। आइए जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि युवाओं से बात कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि आखिर वो अपने प्रतिनिधियों को किस आधार पर चुन रहे हैं, क्या है मुद्दा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विश्वविद्यालय आकर युवाओं की बात रखने का मौका दिया है। क्या मुद्दा है आपकी नजर में चुनाव में? मैं किसी भी सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस ओनली रोजगार और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे, ऐसी सरकार चाहिए हमें। ऐसी चाहिए। आपका नाम सर? जिशान रजा मेरा नाम है। ओके जिशान जी, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे देखिए, जब विश्वविद्यालय में हम और आप खड़े हुए हैं तो पहला मुद्दा तुम्हारे विश्वविद्यालय का ही मुद्दा स्टार्टिंग करेंगे। आज का यूथ क्या चाहता है? आज का यूथ शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, अच्छा रोजगार चाहता है। आज का जो युवा है वो नहीं चाहता कि चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हो, वो नहीं चाहता चुनाव जो है वो 5 किलो राशन पे हो। आज के युवा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा अच्छी हमारी शिक्षा का जो गुणवत्ता वो अच्छी हो रही है। और चुनाव आज का युवा जाग चुका है, और चुनाव जो है वर्तमान समय का वो चुनाव आज एक इंटेलेक्चुअलिटी का चुनाव है। ऐसा नहीं है कि जो पहला चुनाव होता था कि 1 किलो राशन 2 किलो राशन या शराब बांट के या वोटों का मोबिलाइज करके जो बड़े बड़े लोगों को वोटों को मोबिलाइज करके वोट खरीद कर लेते। आज का चुनाव युवा जाग चुका है। युवा अपने मजबूती के साथ अपने जो उसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव वोट करेगा। आपका क्या शुभ नाम है? मैम, मेरा नाम अभिषेक बवेले है। ठीक है अभिषेक, आपको क्या लगता है इस बार ये लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं? आप जिन अपने प्रतिनिधियों को चुनने जा रहे हैं उनमें आप क्या सोचते हैं, इनमें क्या होना चाहिए, आपको उनसे क्या चाहिए? मैम, जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, जैसे कि हम तो एक किसान परिवार से आते हैं, तो मैम सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो किसानों के हित में करे। और किसानों के हित में मैम केवल बोलने से नहीं होगा, और मैम किसी एसी में बैठकर किसी रोटी और किसी गेहूं के बारे में बोलने से नहीं होगा। जब किसी को मैम ये ना पता हो कि गेहूं कहाँ से आता है, आलू कहाँ से आते हैं, तो मैम ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्यों? ओके, सबसे बड़ा मुद्दा। आपका क्या नाम है? कामत दीक्षित। कामत जी, आप बताइए कि आपकी नजर में कैसे क्या मुद्दे हैं? मैं जो सरकार चाहता हूँ वो मिलीजुली सरकार नहीं चाहता हूँ। मैं एक ऐसी सशक्त सरकार चाहता हूँ जो इस देश को आगे बढ़ाए, और इस देश में जो है सुरक्षा संबंधी जो भी मुद्दे हैं उन सब पे भी बात करें, और रोजगार पर भी जो है मुद्दों पर अपनी खुलकर मतलब उनके लिए काम करें। तो ये ऐसी मैं सरकार चाहता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो है पूरी महिला जो विंग है उससे, कि भाई क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि आपके प्रतिनिधियों में होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं बेटा? द मेन मुद्दा जो मेरी नज़र में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। Okay. बेरोजगारी बहुत है इंडिया में, एज यू ऑल नो। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले रोजगार मिले, जो अभी अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार में और कोई
रोजगार के अलावा? एज आई एम अ गर्ल सो मैं चाहती हूँ कि गर्ल सेफ्टी पे ज़्यादातर फोकस किया जाए और जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए मोस्टली फोकस करें और हम जैसे बाहर जाएं तो हमें किसी चीज़ का डर ना हो। सुरक्षा का हाँ, मुद्दा, महिला सुरक्षा का हाँ, मुद्दा जो है बहुत वो ज़्यादा रखते उस पे ध्यान दिया जाए। हैं। ओके ओके, आप लोग कुछ सेम उसी तरीके से, आप कुछ और कुछ आप जो चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से, जैसे सुरक्षा का मुद्दा उन लोगों ने बोला। रूल जल्दी एक्ट होना चाहिए, यहाँ पर टाइम बहुत लगता है किसी अच्छा, भी मतलब चीज़ जो भी नीतियां बनती हैं उस पे- उनको धरातल पर बहुत जल्दी से जल्दी act होना उतारा चाहिए। जैसे जाए। बोलते तो हर कोई है, मतलब टाइम लगता है उस चीज को अच्छा, करना, कोई बहुत ऐसा मुद्दा जो difficult आपको समझ में आ रहा हो कि है। इसमें इस जैसे देश किसी भी मतलब कुछ भी होता है तो किसी चीज की पनिशमेंट होती है, मेनली किसमें होती है, वुमेन्स के साथ में होता है इस ओके, चीज की, ओके। मतलब कुछ उसके साथ में हुआ है तो कहेंगे कि हाँ अच्छा, टाइम आप लगेगा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों हाँ, पर जो उस पे जिस तरीके से punishment जल्दी act होना जल्द चाहिए। से जल्द आना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए टाइम कम लगना चाहिए। तो हमारी जो महिला विंग है उनका ये कहना है, महिला सुरक्षा की मुद्दा उनके लिए एक बड़ी बात आती है और वो चाहती हैं कि उनकी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस बात को देखें, समझें कि महिला सुरक्षा का मुद्दा एक विशेष मुद्दा है और ये वो एक मुद्दा है जिस पर देख के वो लोग अपना मत देने जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भी आपका? नमस्ते, मेरा नाम अंकित पचौरी है मैम। अंकित इस जी, बार क्या हमारे मुद्दे देश रहे? में सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व त्योहार है और मैं देख रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये यहाँ पर युवा बिल्कुल भी जागरूक नहीं है मतदाता को देखे। मतदाता यहाँ से 18 से 20 साल की एज हो गई है उनकी, 100 में से 70% वोटर्स नहीं है, ऐसा हर डिपार्टमेंट में देखा जाता है। और डिपार्टमेंटों में जागरूकता देखी जाए तो मतदाता को लेकर अभी इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। और झांसी लेवल पर मुद्दा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पानी का देखा जा रहा है कि जो प्राथमिक 5 साल में अभी तक पानी नहीं हो पाया और सरकार से इतना पैसा आने के बाद भी आज किसी को एक पानी का टैंकर चाहिए होता है तो उसको जनप्रतिनिधि के पीए को फ़ोन लगाने के बाद भी पानी का टैंकर मुहैया नहीं हो पाता है। तो एक बड़ी बात जो उठाई जा रही है कि पानी का मुद्दा, क्योंकि बुंदेलखंड में हम खड़े हैं तो पानी का मुद्दा एक बड़ा असर डालने वाला है। आइए हम बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतुल कुमार। अतुल जी, अतुल जी, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? मेरा अपने रोजगार और महंगाई सबसे ज्यादा, जो महंगाई महंगाई की, हाँ। जो मैम सरकारें फ्री की योजनाओं का दावा करती हैं कि फ्री देंगी, हम्म, फ्री वो योजनाओं का दावा तो करती हैं कि ये फ्री बिजली फ्री देंगी और कुछ फ्री देंगे, पर उसके बाद जो महंगाई बढ़ाई जाती है आम आदमी पे, पर उसके लिए रोजगार का बंदोबस्त नहीं किया। ओके, तो रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? मैम यज्ञेश मिश्रा। अच्छा, गेश जी, आप बताइए कि आपके लिए क्या? मैम मेन है भारत की सुरक्षा होनी चाहिए। अच्छा, सुरक्षा का मामला मैम, आपने बाजा। ओके ओके, और ये मैम मेन है कि टेररिस्ट वगैरह कम होने चाहिए जो अपने यहाँ पे अभी बहुत बड़ा रहते बीच में अच्छा लद्दाख जी, साइड। अच्छा, और जो अच्छा। कांग्रेस वगैरह के द्वारा बाकी के अपने भारत के पार्ट्स बेचे गए थे जो पहले, वो वापस अपने भारत में आने चाहिए। मेन है कि अपना अखंड भारत होना चाहिए वापस। अच्छा, अखंड भारत का मतलब आप वैसी सरकार को चुनने जा रहे हैं जो अखंड भारत के लक्ष्य को लेकर आगे हाँ। बढ़े। वेरी गुड, आप बताएं। गुड मॉर्निंग हाँ, मैम, good मेरा नाम morning। ऋषभ सोनी है हाँ जी। और मेरा सीधा सा मुद्दा है शिक्षा। अच्छा। क्योंकि झांसी तो बड़ा क्षेत्र है पर जो झांसी ललितपुर ये सांसद वाली सीट है उसका एरिया काफी बड़ा है। तो झांसी तो बड़ा एरिया है, यहाँ तो शिक्षा उतनी लेवल की है पर जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं है और फिर लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हो। लोग एजुकेटेड नहीं रहे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो मुद्दा रहेगा ही ना। लोग कहते हैं कि वो पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लोग उतने ज़्यादा नहीं है। फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा लोगों को सीट नहीं मिल रही क्योंकि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो मेरा सीधा सा मुद्दा है कि अपने एरिया में शिक्षा थोड़ी बढ़ाई जाए कि झांसी लेवल तो बड़ा लेवल है लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं, गाँव छोटे छोटे देहातों शहर, यहाँ पे टीचरों की फीस बहुत ज़्यादा है पर टीचर आते नहीं है। ये सब ये मेन मुद्दा है मेरा, ये शिक्षा। मेन मुद्दा शिक्षा का है। आपका क्या शुभ नाम है? आरोही पांडे। आरोही जी, आप बताइए कि आप अपने प्रतिनिधि में क्या देख रही हैं, क्या चाहती हैं कि ये मुद्दे होने चाहिए? मैम मेरे हिसाब से एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए क्योंकि जो एजुकेशन होती है, अगर किसी पर्सन को आप एजुकेटेड कर दोगे तो वो अपना अधिकार जानने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के टाइम में जिस तरीके से चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी झांसी का एक दिन मैंने निरीक्षण किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि कोई स्कूल होगा, कोई मेडिकल होगा और कोई मेडिकल वगैरह होगा तो उसके 1 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं होगी। बट यहाँ पे हॉस्पिटल बना, हर हॉस्पिटल के थोड़े ही बाजू में एक शराब की दुकान है। क्यों है? क्योंकि लोग कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर नहीं है। जबकि जब 2009 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें समान शिक्षा की बात की गई थी। उस पर भी आप गौर कीजिए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है तो एक बच्चा CBSE
सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो एक बच्चा आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है। फिर आप कैसे समानता की बात करते हैं, कैसे आर्टिकल 14 को आप लागू करते हैं? आप सरकारी स्कूलों को सीबीएसई आईसीएसई क्यों नहीं बनाते? और 25% जो सीटें एक बड़े से हाई प्रोफाइल कॉलेज की डिसाइडेड होती है कि गरीब बच्चा वहां एडमिशन लेगा। आप चेक करके आइए, डाटा लेके आइए, कितना गरीब बच्चा उस हाई प्रोफाइल स्कूल में एजुकेशन ले रहा है, कितने 25% बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। ना मैम मेरा मतलब राम से है ना रहीम से है, मेरा मतलब एक पर्सन को आप इतना एजुकेटेड कर दीजिए, इतना अपने संविधान से अवेयर कर दीजिए कि वो अपना अधिकार मांग सके। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ युवा। हालांकि युवाओं ने ही जागरूकता की कमी का एक मुद्दा उठाया था, लेकिन हम देख सकते हैं कि इन्हीं युवाओं के बीच में कुछ ऐसे युवा और जागरूक मतदाता भी हैं जो लगातार, क्योंकि युवाओं के बीच में है तो इनके बीच में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा न केवल उच्च स्तरीय बल्कि जो बच्चों की भी शिक्षा है उसके मुद्दे भी ये उठा रहे हैं कि युवाओं तक पहुंचने से पहले उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा से उन्हें बेहतर रोजगार चाहिए। लेकिन तो आइए अब हम कुछ और युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी नजर में इस चुनाव के मुद्दे। आपका नाम? मैं हर्ष शर्मा, इकाई अध्यक्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आप एक युवा भी हैं, राजनीति को अलग भी रखा जाए, युवा है। आपकी नजर में आपके प्रतिनिधि में क्या होना चाहिए, और इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में महत्वपूर्ण रहेंगे? जैसा कि मैं सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने अपने माध्यम से मेरी बात रखने का मौका दिया। इस बार जैसे कि सभी को मालूम है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस समय सबसे बड़ा विषय जो हम लोग के मध्य उठा वो था मतदान के विषय में। जो परसेंटेज हम लोग का कम गिर रहा था उसके लिए हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय में बहुत काम किया, और यही बात हम कहना चाहेंगे कि हम उस सरकार को चुने जो राष्ट्रवाद की बात करे, राष्ट्रवाद को प्रथम प्राथमिकता पे रखे। जी, राष्ट्रवाद की बात को आप बताएं कि जो मतलब राष्ट्रवाद का कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद जो है होना चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है कि आपकी नजर में ये एक मुद्दा है कि राष्ट्रवाद होना चाहिए? और राष्ट्रवादी सरकार वैसे वर्तमान में है, राष्ट्र को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बल देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है तो रोजगार के साधन कम हो रहे हैं, रोजगार के साधन बढ़ नहीं रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस समय जो है इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकारी नौकरी में अगर 1000 मतलब सीटें हैं तो 10 लाख फॉर्म भरते हैं, तो इसीलिए जो है रोजगार किसी को मिल नहीं पा रहा है और लोग रोजगार चिल्ला रहे हैं। जनसंख्या पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है जनसंख्या जो है को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उसका रोजगार से सीधा कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो जनसंख्या नियंत्रण पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मेरा जो ओपिनियन, मैंने भी यही चीज देखा कि जैसे मैं एक गांव एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि जिन लोगों घर में खाने को भी नहीं होता, उनके घर में भी छोटे छोटे 7-7 बच्चे खेल रहे होते हैं, और बच्चों में कितना डिफरेंस होता है, एक बच्चा 1 साल का तो दूसरा बच्चा 2 साल का। क्या आप ये कहना चाह रही है कि इस मुद्दे से आपके रोजगार का मुद्दा प्रभावित होता है? बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो 1 लाख वैकेंसी पे जब 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो किसे रोजगार मिल पाएगा? ओके, अच्छा, आज हम यहाँ खड़े हैं और सभी के चेहरों पे देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एकदम पसीना और बहुत दिक्कत हो रही है। इस समय टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण भी एक मुद्दा है। पर्यावरण पे आप लोग का क्या कहना है? पर्यावरण जैसे अभी यहाँ पे झांसी में बीड़ा शुरू हो गया है, ये सिर्फ कमाने का सब देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए, हमें ज़्यादा वो हो जाए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जितने आप बीड़ा में लगभग 9000 हेक्टेयर ज़मीन गई है, उसमें कम से कम लाखों पेड़, लाखों कुएं सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इसे लगाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया है कि बीड़ा एक वो आ गई है संस्था कि हम लगा देंगे, यहाँ से फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, पैसे कमा लेंगे, लेकिन कोई भी अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? दिक्कत तो है ना, तो इस पे भी सोचना चाहिए। मतलब पर्यावरण को बिल्कुल। आप जब आगे अपना जो प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, इसमें क्या आपने उनका घोषणा पत्र देखा है? उन्होंने पर्यावरण को लेकर कुछ स्पष्ट कहा है? चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों के में ही ये पर्यावरण को लेकर कुछ भी नहीं, दोनों का पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी तो सरकार को ही सोचना है। भाई हम अगर आपको चुन रहे हैं तो हमारा आपका दायित्व है कि आप हमें हर तरीके की सुरक्षा
प्रदान करें। अब जैसे पर्यावरण से है, तो पर्यावरण से जब पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा तो समस्या तो आएगी ना। पर्यावरण के मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? पर्यावरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देखा जाए तो हर साल बरसात के मौसम में लाखों सरकार पेड़ लगाती है। सरकार पेड़ लगाने के बाद उनकी जियो टैगिंग भी करती है कि वो पेड़ कितने पनप रहे हैं और कितने मतलब नुकसान हो रहे हैं। उसकी एक एक अधिकारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि कितने पेड़ लग रहे हैं। देखा जाए GIC में देखा जाए लगे पेड़, यूनिवर्सिटी में पेड़ लगाए गए हैं और वो पेड़ों की देखरेख बराबर नियमित रूप से हो रही है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि पर्यावरण का मुद्दा है और पर्यावरण का मुद्दा अभी की जो सरकार है जिनके उनके घोषणा पत्र है उसमें नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं एक युवा भी कहीं पिछड़ नहीं रहा है कि हम सरकार हमें मुद्दा दे, जो एक परिपाटी बनी हुई है, युवा क्यों नहीं अपनी सरकार को एक मुद्दा देता? आप इसे क्यों एक आंदोलन के तौर पे अपने विश्वविद्यालय में ही क्यों नहीं शुरू कर पाए हैं? मैडम, मैं इन सब के लिए सबसे पहले पत्रकार, जो हमारे पत्रकार हैं, सबसे पहले उन्हें मैं दोष दूंगा। अच्छा जी। जो मुद्दे हैं उन्हें आप नहीं टीवी पे चलाते हैं। ना रोजगार का मैंने अभी तक टीवी पे नहीं देखा है, ना महंगाई का नहीं देखा है, सिर्फ धार्मिक मुद्दे आप चला रहे हैं। भाई आप जनता की आवाज होते हैं, जब आप ही उनकी आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा, ये बताइए। लेकिन आपने जो बात कही है, जिस दिन पत्रकार बन जाएगा उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा, ये हकीकत। लेकिन आप ये भी बात मानेंगे कि पत्रकार वही मुद्दे उठाएगा जब आप मुद्दा दिखाएंगे। जैसे पर्यावरण का मुद्दा, अगर आप लोग कुछ करते हैं, अगर तब ना दिखाए आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। पत्रकार को मैडम खोजी जीव भी कहा जाता है। लेकिन ये जो पत्रकारिता है खोजी जीव भी कहा जाता है, लेकिन खोजी आप जानिए कि वो ज्यादातर क्राइम के लिए होता है। जो ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं उसमें जब समाज का हर व्यक्ति जुड़ता है, हर व्यक्ति उसमें मिलता है, तब उसके बाद पत्रकार जो है उनका भी ध्यान आकर्षित होता है कि इतने लोग, इतने बच्चे खड़े हैं, ये काम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो भी इस मुद्दे को उतना उठा नहीं पाए, क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले बीजेपी जब अपना मैनिफेस्टो बता रही थी, एक विशेष दल बना रहा था, तो उसने मांगा था कि आप लोगों ने अपने तरफ से ये मुद्दा उन्हें दिया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि जैसे मणिपुर वाला है उसको ले लेते हैं। मणिपुर वाले में जो महिलाओं के साथ हुआ, क्या यहाँ पर असर नहीं पड़ रहा होगा सब पर कि आज वहाँ हो रहा है कल हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, संदेश खाली में सब मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, जो गलत है। संदेश खाली भी गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन सबको कौन दिखाएगा? ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप मीडिया को भी इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, मंथन करने की जरूरत है कि उस तरीके से। आइए फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा आखिर इन युवाओं के अपने कार्य में कितना शामिल है। बताइए आप पर्यावरण जैसे मैं एक लाइन से बोलूंगा जो कि हमारे परिषद गीत में है कि हो विकास संग प्रकृति सुरक्षित। ये हम लोग का मोटो है। जैसे विद्यार्थी परिषद में अलग अलग आयाम बने हुए हैं। एक है SFD, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिसका काम है पर्यावरण को लेके अलग आयाम। वैसे ही खेलो भारत अलग अलग बटे हुए हैं कि जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है समाज के लिए। तो बीड़ा के नाम पर अभी जो इतने पेड़ वगैरह काटे जाते हैं नए नए जो एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, तो क्या आपने, क्योंकि आप एक तरीके से छात्र हित की बात करते हैं और छात्रों का हित रोजगार में देखा जा रहा है, तो आप इस मुद्दे को, जो कि सीधा पर्यावरण का भी मुद्दा है लेकिन जुड़ा कहीं ना कहीं रोजगार से ही है, तो आपने क्या इसे एक आंदोलन बना पाए छात्र के रूप में? जैसा कि हम सभी को विदित है कि वीडा में जो भी जमीन गई है वो मोस्टली फार्मिंग लैंड है। उसके साथ साथ वहाँ डेजर्ट एरिया, जो वहाँ का वैसा एरिया था जहाँ प्लांटेशन भी नहीं होता है, उस एरिया को लिया गया है। और जैसा कि भाई बोले हमारे बीच में कि एक पैसा कमाने का जरिया है और कुछ नहीं, और पत्रकार इस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं, बेरोजगारी है। अरे भाई, ये हमारे बुंदेलखंड को सौभाग्य मिला है कि वीडा आया है। इंडस्ट्रियल एरिया आएगा ना, तो जो हमारे यहाँ का व्यक्ति मुंबई, दिल्ली में डला हुआ है इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, उसको यहाँ रोजगार मिलेगा, वो यहाँ पे संपन्न होगा। और जब ऐसे ही एक एक करके पहल बढ़ती है, ऐसी चीजें आती हैं, हम उस चीज का विरोध कैसे कर सकते हैं? और पर्यावरण में जहाँ पर्यावरण भी तो प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण प्रभावित होता है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे दुगनी रफ्तार में पेड़ों का प्लांटेशन भी होता है। हाँ, नहीं, प्लांटेशन होता है तो वो धरातल पर दिखता क्यों नहीं? धरातल आप मुझे पिछले साल का आंकड़ा दे दीजिए कि कहाँ कितने पेड़ लगे, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, वहाँ में उतने पेड़ आप मुझे दिखा दीजिए। आप ये मैं आंकड़ा आपको पर्यावरण विभाग से लाके दे देता हूँ कि पर्यावरण विभाग का 1 लाख पेड़ का हर साल का वो रहता है, उनकी जो वो
1 लाख पेड़ की। अभी आप जाके देखेंगे 1 साल में, तो मुझे लगता है इतना सा पेड़ लगाओगे आप तो इतना बड़ा तो हो जाना चाहिए। तो इतने बड़े पेड़ आप मुझे 1000 गिना दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग ने एसएफडी के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में ही 40 से 45 पेड़ लगाए हैं, जिनमें से 30-35 पेड़ सरवाइव भी कर गए हैं, जो हम अभियान हर साल चलाते हैं। आप बताइए, आपने अपने स्तर से कितना किया और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर आपने कितने पेड़ लगाए? हमको पहल खुद से करनी चाहिए, जब दूसरों पे आरोप लगाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ सरकार की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई नीति बनाई तो उस पे आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना, उसे देखेंगे भी। इम्प्लीमेंट हो रहा है, देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए। अब पेड़ भी बच्चे की तरह होता है, समझ रहे हैं? ओके, यानी आपका ये कहना है कि क्या कहते हैं, पर्यावरण में अभी तक जो पेड़ लगाए गए हैं उनको उनका सर्वाइवल रेट देख रेख नहीं है। और आपका ये कहना है कि हम सरकार से अगर उम्मीद करते हैं तो सरकार के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भी जागरूकता लानी चाहिए। हाँ, प्लीज 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 आइए आइए, देखिए। हाँ, बहुत सी चीजें लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी, जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ चलता है कि प्लास्टिक इतना ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, तो हमारी कंट्री में अभी मोदी जी की एरा की बात करते हैं, 2070 तक कार्बन एमिशन पूरी तरह से नेट जीरो हो जाएगा। ये मैं बताती हूँ आपको। 2035 तक स्पेस का भी सेंटर स्टेशन बन जाएगा। इतनी सारी चीजें हो रही हैं। और स्टेट के लेवल पे बोले तो बहुत सी स्टेट में इनिशिएटिव, मुझे स्टेट का नाम नहीं आ रहा है याद, लेकिन ऐसी एक स्टेट है अभी अपने इंडिया में जिसमें अभी उसने एक स्कीम लागू की है कि जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उस हिसाब से लोगों को, यूथ को पेड़ लगाने, और एंड में उन्हें उसके हिसाब से इनकम भी मिलेगी। ओके, तो कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है और इसके साथ साथ जागरूकता भी फैल रही है लोगों के बीच में। आप बताएं कि पर्यावरण के मुद्दे पे जो पेड़ लगाने की मेन बात हो रही है, कि उस पर आप क्या, पर्यावरण के मुद्दे को आप मैम, इस पे मैं किसी संगठन या फिर किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगी। इस पे अगर एक व्यक्ति अपने स्तर पर करे और अपने स्तर पर सोचे, अपने स्तर पर पौधे लगाए, तो मेरे हिसाब से पर्यावरण बहुत इंप्रूव कर सकता है। अभी हमारे विभाग में क्या हुआ, हमने खुद 2-2 पौधे लगाने का असाइनमेंट लिया, हमसे किसी ने नहीं बोला, लेकिन हमने खुद से प्लान किया कि हम 2-2 सर पौधे आपको लगा के देंगे और हम 3 साल यहाँ रहेंगे और 3 साल केयर करके देंगे। तो अगर एक व्यक्ति अपने हिसाब से केयर करना शुरू कर, जैसे अभी हमारे आकाश भैया ने बताया कि एसएफडी चलाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजों में देखें निगेटिविटी होती, बहुत सारी पॉजिटिविटी होती हैं। और बीड़ा वाली बात भी मैं एकदम सही मानती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मुंबई में पढ़ा हो, दिल्ली में पढ़ा हो, मुंबई के रूम का रेंट जानते हैं आप लोग, इतना रेंट होता है कि एक व्यक्ति आधा खाता है, आधा रेंट देता है, और उसका ज्यादातर बच नहीं पाता कुछ। और अगर बीड़ा जैसी योजना आई है, यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिल जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? और इतने पौधे लगाने, तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय पढ़ा है, आप कहीं भी एक गमला रखिए, उस पौधे को ग्रो करवाइए। एक व्यक्ति अपने आप में अगर मतलब 1-2 साल भर में 6-7 पौधे लगा देगा तो आराम से पर्यावरण सुधर सकता है। और जो मुद्दा है वो मेन ग्लोबल वार्मिंग का है, तापमान बढ़ने का है मुद्दा, ये है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का है मुद्दा। एक पॉइंट में दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो कैमासन है, कैमासन मंदिर का हाल सबको मालूम है, वो एक तरीके से मंदिर की जगह मंदिर कम टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा बना दिया गया है। वहीं आप देखिए तमाम गंदगी डली हुई होती है, वहीं पे इतना कचरा रखा हुआ है कि अगर हम लोग एक बार में प्रयास करेंगे तो सफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने इस मुहिम को उठाया। मेन मकसद हमारे यहाँ पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जागरूकता फैलाना भी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्टूडेंट फॉर संडे एंड कैमासन बचाओ अभियान चलाया। हर संडे को चलाते हैं, जिसमें पूरे विश्वविद्यालय परिसर से छात्र जुड़ते हैं। हम लोग वहाँ सफाई अभियान चलाते हैं, किस लिए कि वो जब मैसेज 10 लोगों में जाएगा, 10 से 100 में जाएगा, 100 से 1000 में जाएगा, तो वो एक तरीके का जागरूकता का काम करेगा और लोग खुद से एक सवाल करेंगे कि हम ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मुझे ऐड करना है। जैसे कि सब बात करते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो रोजगार के लिए तो कर ही रहे हैं ना, उसी के लिए बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसी के लिए पेड़ कट रहे हैं। जो काम वो कर सकते हैं वो काम वो कर रहे हैं, और जो काम हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो वो काम तो हम कर सकते हैं। ओके, मतलब आप देख रहे हैं कि कितनी सजगता है।
तो हम लगा सकते हैं, हम तो बिल्डिंग नहीं बना सकते ना, तो वो सरकार का जिम्मेदारी है, तो सरकार बनवा रही है रोजगार के लिए। ओके ओके, तो सब तो चीजें आप इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है। तो आपने देखा कि कुछ युवा हमारे कितने जागरूक हैं, वो कहते हैं कि सारा काम हम सरकार पर नहीं डाल सकते, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। सरकार अगर हमारे लिए बना रही है बिल्डिंगें, हमारे रोजगार की कर रही है व्यवस्था, तो हो सकता है पर्यावरण को कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन उस नुकसान को हम अपने स्तर पर अपने तरीके से, उसके लिए हमें खुद जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके करेंगे तो हम उस पर्यावरण, उस नुकसान को बचा सकते हैं। मतलब सरकार की अगर स्वस्थ लोकतंत्र विकसित करना है तो ये युवाओं का कहना है कि आपके साथ, सरकार के साथ एक आम आदमी को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और जब ये दोनों लोग साथ चलेंगे, सरकार भी और आम आदमी, तो हमारा देश ग्रोथ करेगा, विकास के पथ पर दौड़ेगा। और जो हम चाहते हैं कि वो दुनिया में एक चमकते हुए सूरज की तरह फिर से चमके, वो चमकेगा, लेकिन सबके साथ और सबके सहयोग के साथ। नमस्कार, मैं सोनिया और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।